हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी थी और उसके अलावा हमने फैक्टोरियल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, उसके कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आपने पहले की क्लासों में पढ़ा होगा, जिसको आपने पहले की क्लासों में शेषफल नाम से कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर में हम बेसिकली किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो उससे शेषफल कितना प्राप्त होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो 58 है, 58 के अंदर हमें 7 का भाग देना है। ठीक है, हमने छोटी क्लासों में भाग ऐसे ही देना सीखा था। तो यहाँ पर 7 × 8 होता है 56, तो इसमें 8th टाइम भाग जाएगा 7 का, और यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा अपने पास में, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, शेषफल। ये जो 8 आया है इसको बोलते हैं कोशेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। ठीक है, ये जो 7 है ये क्या है, डिवाइजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। और जो ये 58 है ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, जिसका हिंदी में नाम है क्या, भाज्य। ठीक है, तो अगर हम अभी ये जो भाज्य, भाजक है और शेषफल और भागफल है, इनके अगर रिलेशन को समझें तो देखो, अगर मैं यहाँ पर जो ये 8 है जो कि भागफल है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, 56 आएगा ना। तो हमें 58 बनाने के लिए इसमें क्या एक्स्ट्रा में जोड़ने की ज़रूरत है, तो हमें इसमें +2 ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर +2 ऐड करेंगे तो ये 58 हो जाएगा। तो 8 × 7 कितना होता है, 56, और प्लस में 2 ये है ही, तो 56 + 2 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। देखो, ये मैंने आपको यही जो अब हम 58 में 7 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या क्या जो वैल्यूज़ आ रही थी, इनको मैंने एक इक्वेशन बना के लिखा है। अभी हम जो जैसे 8 यहाँ पर कोशेंट है, 7 यहाँ पर जो डिवाइजर है, तो इसको अपन इस इक्वेशन में पुट करके एक रिलेशन बनाते हैं किन के बीच में, डिविडेंड, कोशेंट और डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में। ठीक है, तो 8 यहाँ पर क्या है, 8 है वो कोशेंट है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया कोशेंट। फिर 7 क्या है यहाँ पर, डिवाइजर है। तो कोशेंट को जब हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 2 क्या है, रिमाइंडर है, तो ये 2 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अगर प्लस में इसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 58 क्या है, 58 है यहाँ पर डिविडेंड, जो कि भाज्य है। ठीक है, तो अपने पास में रिजल्ट आएगा डिविडेंड। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनी है, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, ये जो भाग देने की सबसे बेसिक जो इक्वेशन है, इसके माध्यम से अगर हमें क्वेश्चन में
अगर हमें क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ हो और क्वोशिएंट दिया हुआ हो, उसके साथ में अगर रिमाइंडर दिया हुआ हो तो हम उससे डिवाइजर निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें क्वेश्चन में ये क्वोशिएंट दे रखा हो, डिवाइजर दे रखा हो और डिविडेंड दे रखा हो तो हम रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करवाता हूँ अभी। जैसे मान लो कि एक हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें डिविडेंड दिया हुआ है कितना, 482 दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में डिवाइजर है वो 18 है। ठीक है, तो और इसके अलावा हमारे पास में रिमाइंडर दिया हुआ है हमारे पास में दिया हुआ है 14। ठीक है, अब देखो भाई, अगर डिविडेंड और डिवाइजर जब दे रखा होता है तब हमें रिमाइंडर अगर नहीं भी दिया हुआ होगा तो भी हम किस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ये 482 में 18 का भाग देंगे तो ये जो भाग देने वाली प्रोसेस है इससे हम रिमाइंडर और जो क्वोशिएंट इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर हमें वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास में मस्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो गिवन होनी चाहिए, या फिर अगर 3 से कम वैल्यूज़ हैं वो अगर दी हुई हो तो किन्हीं 2 जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन बता रखा होना चाहिए। मान लो कि अगर इस क्वेश्चन में देखो डिवाइजर है वो 18 है, रिमाइंडर है वो 14 है, तो मान लो कि मैं ऐसे बोल देता कि जो डिवाइजर एंड रिमाइंडर का रेशियो है वो कितना है, 9:7 है। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर जो क्या बोलते हैं क्वोशिएंट की वैल्यू दी हुई होती। ठीक है, क्वोशिएंट की जो भी इससे वैल्यू आती वो अगर दी हुई होती और साथ में डिवाइजर और रिमाइंडर का रेशियो है वो 9:7 दिया हुआ होता तो हम क्या कर सकते थे, उससे डिवाइजर भी फाइंड कर सकते थे, हम रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये हमने अभी तक जो बेसिक क्लासों में जो पढ़ी थी वो सबसे बेसिक चीज़ थी। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे जो नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम पढ़ते चलेंगे। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पहले की क्लासों में बता रखा है। अभी हम उस डिविजिबिलिटी रूल को डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर को 2 की पावर n से अगर डिवाइड करना है, अगर कोई भी नंबर है उसको अगर 2 की पावर n से डिवाइड करना है तो अगर 2 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो कोई भी जो नंबर दे रखा होगा, मान लो कि मैं नंबर ले लेता हूँ 4327265823। ठीक है, ये नंबर दे रखा होगा कोई भी, हम क्या करेंगे, अगर 2 की पावर n से डिवाइड करना है तो हम लास्ट से स्टार्ट होंगे और यहाँ पर n की जितनी मतलब 2 की जितनी पावर्स बन रही होंगी हम उतने पीछे से नंबर हैं वो कंसीडर करेंगे और उनमें भाग देकर देखेंगे कि पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी इसी सेम कंसेप्ट से हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि नंबर यही दिया हुआ है जो मैंने अभी, इसी को अपन क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये नंबर दिया हुआ है, हमें इससे 16 से डिवाइड करना है।
ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है 432726582 इसको हम 16 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो भाई जो 16 है, इस 16 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 लिखते हैं। भाई 16 है, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से अपने पास में n की वैल्यू क्या आ गई है, n की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, अब n की वैल्यू 4 आ गई है तो हमें क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट होकर 4 टर्म्स जो लास्ट की 4 डिजिट्स हैं उनको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स क्या क्या है, यहाँ पर 4 डिजिट हैं वो 5823 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 5823 में 16 का भाग देंगे और इससे देखेंगे कि इसका भाग देने पर लास्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए पूरा भाग देकर बता देता हूँ। तो 16 इंटू 3 होता है 48, यहाँ से बचेगा 10, 2, 16 इंटू 6 होता है 92, बचेगा यहाँ से 10, आगे 3, 16 इंटू 6 होता है 16 इंटू सॉरी हाँ 16 इंटू 6 होता है 96, बचा कितना 6, आगे है 3 और 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा, क्योंकि 4 करने पर 64 हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है 15। तो देखो अभी हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले 2 की पावर n के फॉर्मेट में बनाया, इसको 2 की पावर n के फॉर्मेट में बनाया तो हमारे पास में n की वैल्यू आई कितनी 4। हम क्या करेंगे, लास्ट से लेकर और ये जो जितने n की वैल्यू है इतने डिजिट्स को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर 4 आई थी तो हम लास्ट की 4 डिजिट्स को कंसीडर कर रहे हैं जो कि 5823 है। हमें क्या करना है कि ये जो जिससे डिवाइड करना है उसको, ये जो लास्ट की 4 डिजिट्स हैं उस नंबर में भाग देंगे। हमने भाग देकर देखा तो यहाँ से हमारे पास में इस भाग, जो ये भाग दिया हमने, इसमें रिमाइंडर आया था कितना 15 आया था। तो ये जो 15 है ना, यही अगर इस पूरे के पूरे नंबर में भी अगर 16 से डिवाइड करेंगे हम तब भी रिमाइंडर 15 ही आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार ऐसा एक और एग्जांपल लेकर बता देता हूँ आपको। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 3298 5876 4321 5896। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और हमें इससे इसको भाग देना है किससे, हमें इसको भाग देना वापस 16 ही ले लेते हैं या फिर मैं 32 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो अभी भाई देखो हम सिर्फ और सिर्फ अभी 2 की पावर n का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 32 है, 32 को अगर हम 2 की पावर n के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 5। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो 2 की पावर n है तो जो भी नंबर दिया होगा उसमें लास्ट की जो nth डिजिट है उनको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू है 5 तो हम लास्ट की 5 डिजिट्स जो है उनको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट की 5 डिजिट क्या क्या है 6 9 8 5 1। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे 15896 से। हमें इस नंबर में 32 से डिवाइड करना है और इसका हमें रिजल्ट देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अब देखो 32 से हम डिवाइड करते हैं 15896 को। तो सबसे पहले देखो 15 के अंदर भाग नहीं जा रहा 32 का, तो हम 158 स्टार्टिंग में कंसीडर करेंगे। तो 32 इंटू 5 होता है 160 जो कि 158 से बड़ा हो जाएगा। तो हम कंसीडर करेंगे 32 इंटू 4 को जो कि होता है 128। तो यहाँ से
इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 30, आगे है 9। अब 32 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 309 के आसपास या फिर एग्जैक्ट 309 आ जाए। तो 32 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आएगा, और 32 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। ठीक है, जो कि 288 है वो 309 से छोटा है, तो हम उसी को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कितनी बार 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आई। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितनी अपने पास में आंसर आएगा, 21 आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, यहाँ पर 6 है, तो हम 6 को यहाँ पर रख लेंगे। अभी 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 216 के आसपास में आ जाए। तो 32 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 आता है, और 32 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा। ठीक है, तो 224 है, ये 216 से बड़ा है तो इसको हम वैसे काट देंगे, और 192 है, इससे छोटा है तो इससे हमारे पास में रिमाइंडर आ जाएगा। तो 32 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 192 आता है। ठीक है, हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 4, और यहाँ से कितना आएगा, 2। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लास्ट की 5 डिजिट्स को कंसिडर किया है। इससे हमारे पास में रिमाइंडर आया कितना, 24। तो ये जो 24 जो रिमाइंडर आया है, यही इस पूरे नंबर में अगर हम 32 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 24 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 की पावर n वाले कंसेप्ट में आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको 2 की पावर n के फॉर्मेट में अपने को फॉर्म करना है। वहाँ से अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू जो भी आई, हमें लास्ट के n डिजिट को देखना है। ठीक है, n डिजिट्स, लास्ट की जो n डिजिट्स है उसमें 2 की पावर n यानी जो नंबर दिया हुआ होगा उससे भाग देंगे। तो उससे भाग देने पर जो हमारे पास में शेषफल आ रहा होगा वही उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये 2 की पावर n के लिए ये वाला कंसेप्ट है, ये एप्लीकेबल है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको 5 की पावर n के लिए, 5 की पावर n के लिए भी मैंने आपको सेम कंसेप्ट बताया था, एग्जैक्टली वो सेम था 2 की पावर n की तरह। ठीक है, तो 5 की पावर n वाला भी सेम है कि हम जिससे भाग दे रहे हैं उसको 5 की पावर n के फॉर्मेट में बनाएंगे, और लास्ट की nth टर्म जो n डिजिट्स हैं उनको देखेंगे, उनमें 5 की पावर n का भाग देकर चेक करेंगे, जितना शेषफल आ रहा होगा वही उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। जैसे 4 3 2 9 6 8 5 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास में बड़ा सा नंबर है। मैं ये इतने बड़े नंबर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे बोल दूंगा कि 450 है, इसमें 25 का भाग देना है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि फिर इस कंसेप्ट का मतलब क्या है समझाने का, क्योंकि हम इसको तो डायरेक्टली वैसे ही कर लेंगे। तो भाई ये जो कंसेप्ट है ये आपको छोटी चीज़ों के लिए आप बेसिकली डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर कोई ऐसी बड़ी सी वैल्यूज़ आ जाए या फिर कोई ये मान लो कि यहाँ तक की अगर वैल्यू आ जाए कि मान लो इतनी भी वैल्यू दे रखी हो 4 3 2 9 6 8 5 2, ठीक है, तो अभी हम इसमें भी अगर आपको 125 का भाग देने के लिए बोला जाए तो फिर भी आपको टाइम तो लगेगा ना। और अगर मैं अभी इसको करूँगा तो ये 125 है, इसको मैं 5 की क्यूब लिख लूँ, यहाँ से अपने पास में n की वैल्यू आ गई कितनी 3, तो हम क्या करेंगे लास्ट की 3 डिजिट को कंसिडर करेंगे। तो अभी हमारे पास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 852 है और हमें इसमें 125 का भाग देना है। तो हम कहाँ इन पूरे नंबर्स के अंदर 125 का भाग देते हुए आते, और एक हमें सिर्फ और सिर्फ 852 के अंदर 125 का भाग देना है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम अगर इसमें भाग देंगे, मान लो कि अगर क्वेश्चन मैंने यही दिया हुआ होता और 125 से डिवाइड करना होता तो 125 है, उसको जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 750 आता है। ठीक है,
तो अब इससे अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 875 आ जाएगा, जो कि 852 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 6 तक ही इसको कंसिडर करेंगे, इसमें से 750 घटाएंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 102 बच जाएगा। तो ये 102 अगर 4329685 के अंदर अगर हम 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास में कितना आएगा, 102 आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं अभी ये बता रहा हूँ इसकी अहमियत समझ में आई होगी कि इसको कैसे यूज़ लेना है। तो अभी चलो हमने ये क्वेश्चन लिया था कि 4329685234569827452, ये इतनी बड़ी लंबी सी एक संख्या थी, हमें इसमें भाग देना था किसका, हमें इसमें भाग देना था 125 का। ठीक है, 125 से इसको डिवाइड करना था। तो हमें क्या करना है, चलो 125 को छोड़ो, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, मैं 625 कर लेता हूँ, 625 कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमें इस पूरे नंबर के अंदर 625 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर बताना है इसमें। ठीक है, तो ये जो 625 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 25 होता है, ये खुद भी 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये मैंने आपको पहले भी बात बता रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, 5⁴ हो जाएगी। तो हमारे पास में यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में n की वैल्यू आ गई है 4, तो n की वैल्यू 4 आ गई है, तो इसका मतलब सवाल तो लगभग ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट से मतलब है। लास्ट की 4 डिजिट्स क्या क्या हैं, 7452। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7452। इसको हमें 125 से 625 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा होगा वही इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बट अगर आप डायरेक्टली यहाँ से चलते 625 को इस पूरे नंबर में भाग देते हुए चलते तो ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें भाग देंगे, तो देखो 625 है, स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स देखेंगे अपन, इसके अंदर पूरा मतलब कि एक बार ही भाग जाएगा। तो इसको हम 625 को डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास में, 120 आएगा। 120 के अंदर 625 का भाग नहीं जा रहा है, हम आगे वाला 2 भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब देखो 625 है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा 1250, जो कि 1202 से बड़ा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 625, जो कि 1 को 625 से मल्टीप्लाई करने पर आया, और इसको इसमें से माइनस करूँगा तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा 775। ठीक है, तो ये 577 अपने पास में आंसर आया है। ये लास्ट की 4 डिजिट में अगर हमने 625 का भाग दिया तो हमारे पास में आंसर आया कितना, रिमाइंडर कितना है, 577। वही इस अगर पूरे के पूरे नंबर में जो कि है 4329685234569827452, अगर हम इस पूरे के पूरे नंबर में अगर 625 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 577 ही आएगा। ठीक है, तो भाई इस वाले जो कंसेप्ट से, जो कि मैंने आपको बताया 2 की पावर n और 5 की पावर n वाला, तो इससे हम कोई जैसे बड़ा सा नंबर दिया हुआ हो उसमें अगर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n से अगर डिवाइड करना हो तो हम उसका रिमाइंडर डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद में मैंने आपको एक 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, 3 और 9 का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 और 9 वाले को एक साथ में यूज़ ले लेता हूँ, 3 एंड 9। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि हम क्या करते थे कि कोई भी नंबर दिया हुआ होता था उसके जो डिजिट्स थे उन सब का सम करते थे, और उन सब का जो भी सम करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता था हम उसमें 3 का भाग देकर चेक करते थे। ठीक है, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा होता था तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता था। सेम कंडीशन यही थी 9 के लिए, कि हम 9 के लिए भी यही कर रहे थे कि जो हमारे पास में नंबर दिया हुआ होता था
हम उनके डिजिट्स का सम करते। अगर उनके डिजिट्स का सम करने पर जो हमारे पास में रिजल्ट प्राप्त हुआ उसमें अगर 9 का भाग जा रहा होता था तो वो जो नंबर होता वो भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा एग्जांपल लूँगा तो फिर आप वही समझोगे कि ये तो एकदम फालतू सा कंसेप्ट है, इसको समझाने की क्या ही ज़रूरत है। तो मैं पहले मैं छोटा सा एग्जांपल ले ही लेता हूँ। 4 3 2 4 2 8 9 2, ये देखने में छोटा तो नहीं है। ठीक है, तो हमें इससे चेक करना है कि 3 से भाग देने पर 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो 3 और 9 के लिए रूल तो यही है कि हमें सम ऑफ डिजिट्स तो करना ही पड़ेगा। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, 2 9 11 11 8 19 19 2 21 21 4 25 25 2 27 27 3 33 30 30 और 4 34। तो इसका डिजिट सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा कितना, 34। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि 34 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा, और 34 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम 34 के अंदर 3 का भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा अपने पास में। ठीक है, बट 34 के अंदर अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 3 होता है 27, और ये 27 से 7 ज़्यादा है, तो फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7। तो भाई देखो, अगर ये पूरा का पूरा नंबर है, इसमें अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर अपने पास में 1 ही आएगा, और अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर अपने पास में 7 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ होता है कोई भी अगर नंबर दिया हुआ होता है उसमें हमें 3 से भाग देने पर रिमाइंडर चेक करना होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर दिया हुआ है उनके डिजिट्स का सम करते चलना है। सारी की सारी डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे, उनका सम करने पर जो रिजल्ट अपने पास में प्राप्त हो रहा है हम उसमें 3 का भाग देकर देखेंगे, और वहाँ से जो रिमाइंडर बच रहा होगा वही उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है उसके अंदर हम 9 से भाग देने पर रिमाइंडर चेक करना है, तो उसका हम कैसे चेक करेंगे, तो जो नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स का सम करना है अपने को, उनके डिजिट्स का सम करने पर जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसमें हमें 9 से डिवाइड करना है, और उससे जो रिमाइंडर बचेगा वही उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं एक बार इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करके, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया इसको मैं थोड़ा सोल्व करके बता देता हूँ। ये पूरा मैंने नंबर लिया है, मैं इसको 9 से डिवाइड करके बता देता हूँ। 3 से आप खुद करके देखना इसको कि रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं 9 से डिवाइड करके बताता हूँ इसको कि रिमाइंडर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 4 3 2 4 2 8 9 2, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो सबसे पहले 43 है, 43 के आसपास में 9 का मल्टीपल कितना होता है जो 9 से छोटा 43 से छोटा होगा, तो 36। ठीक है, यहाँ से अपने पास में कितना बचा, 7 बचेगा। यहाँ पर आ गया 2, तो 9 इंटू 8 72 होता है, तो ये 72 पूरा का पूरा हुआ है। यहाँ से 0 बचा, आगे कितना लेंगे हम, यहाँ से 4 के अंदर 9 से भाग नहीं जाता है तो 0। ठीक है, फिर आगे वाला अपन 2 लेंगे यहाँ पर तो अब 42 हो गया। 42 के अंदर फिर से 4 बार भाग जाएगा, तो यहाँ अपने पास में यहाँ पर आएगा 36, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। फिर अपन ने आगे वाला 8 कंसीडर किया है, तो 9 इंटू 7 कितना होता है, 63 होता है। यहाँ से अपने पास में शेषफल कितना बचा, 5। फिर हमने आगे वाला 9 कंसीडर किया, तो ये कितना बना है, ये 59 बना है। तो 9 इंटू 6 कितना होता है, 54 होता है। यहाँ से अपने पास में रिमाइंडर कितना आया है, 5। फिर हमने आगे वाला 2 कंसीडर किया, तो 9 इंटू 5 कितना होता है, 45 होता है। तो यहाँ से अपने पास में कितना आया है, 7। रिमाइंडर कितना है, यहाँ से 7 आया। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि आप सम ऑफ डिजिट्स करोगे, और जो सम ऑफ डिजिट्स का जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसमें 9 का भाग देना है हमें, और जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी को हमें उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कंसीडर कर लेना है। अब फैसला देखो आपके हाथ में है। ये जो मैंने अभी बताया है ये एकदम इसका शॉर्टेस्ट मेथड है, क्योंकि इसके अलावा हम
अब देखो आपके पास में दो चॉइस है, या तो फिर आप इनके डायरेक्ट सम ऑफ डिजिट्स करके और उसमें 9 का भाग देके रिमाइंडर निकाल लो, या फिर आप ये जो लंबा सा प्रोसेस है इस पूरे को करके और अपना इसमें टाइम इन्वेस्ट करो, आराम से 2-3 मिनट इसमें लगाओ और फिर एकदम खुद को सेटिस्फाइड करो कि हाँ कि मैंने पूरा का पूरा प्रूफ करके देखा है कि रिमाइंडर 7 ही आ रहा है। तो भाई ये आपकी मर्जी है, बट ये जो तरीका है वो एकदम इसका सही है, ना तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और आप इसको श्योरिटी के साथ में भी देख भी सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जो लंबा प्रोसेस है इससे भी सोल्व करके बता दिया है। ठीक है, अभी इसका मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2392 4282 2498 249824। ठीक है, अभी मैं एक और चीज़ अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हमें 3 और 9 से विभाजित करना है और हमें रिमाइंडर बताने हैं। ठीक है, पर्टिकुलर 3 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है और 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, जब हमें क्या करना है कि अब अगर 3 से विभाजित कर रहे हैं तो हम इनके सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। अब देखो मैं कोई नंबर लिखता हूँ कि 2 और 3। ठीक है, हम इन दोनों का सम करेंगे। हमें मान लो कि इसमें 3 का भाग देना है, तो यहाँ से 2 + 3 कितना है, 5 आया है। बट हम ये जो 3 है इसको अगर साइड में हटा दें, क्योंकि मैं यहाँ से 3 से विभाजित कर रहा हूँ नीचे, अगर 3 से विभाजित कर रहा हूँ और मैं इस 3 को साइड में हटा दूँ तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब एक बार मैंने क्या किया कि इन दोनों का सम कर लिया है, तो सम कितना हुआ है, 2 + 3 5 हुआ है। हम 5 के अंदर 3 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है अपने पास में, 2 आ रहा है। बट मैंने अभी आपको बताया है कि 2 3 ऐसे 23 लिखा हुआ है, हमें 23 के अंदर 3 का भाग देकर चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो ऊपर जो नंबर दे रखा होगा उसमें जो 3 के मल्टीपल वाले जो नंबर्स होंगे ना, उन सबको आपस में काटते हुए चलूँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 23 में से जो 3 है, 3 क्योंकि इस 3 का मल्टीपल है, तो मैं इसको अगर कट कर दूँ तो फिर बचेगा क्या, 2। यही 2 अपने पास में डायरेक्ट फाइनल आंसर हो रहा है ना। तो इस वाले जो मैंने अभी आपको ये बताया है, इससे हम क्या है कि इतना लंबा जो अगर कोई नंबर आया हुआ हो तो उसके अंदर 3 या फिर 9 का जो मल्टीपल होंगे उनको अपन डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको हमें सम ऑफ डिजिट्स के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी इस वाले जो एग्जांपल जो हमने अभी लिया है, मैं इसमें पहले आपको जो बेसिक अभी बताया था कि सम ऑफ डिजिट्स करके, उससे मैं बताता हूँ। फिर जो अभी मैंने आपको बताया कि 3 और 9 के जो मल्टीपल्स होंगे हम उनको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे, और उसके बाद में जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा होगा उससे उसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो पहले मैं जो पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रखा था उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ डिजिट्स करूँगा, तो 4 2 6 8 14 9 23 4 27 2 29 8 37 9 46 4 50 2 52 2 54 8 62 2 64 4 68 2 70 9 79 3 82 84। ठीक है, तो हमारे पास में इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना है, 84 आया है। ठीक है, तो हम इस 82 के अंदर 3 का भाग देकर चेक करेंगे, हम इस 84 के अंदर 9 का भाग देकर चेक करेंगे। देखो 3 का भाग देंगे तो 8 + 4 12 हो रहा है, 12 के अंदर 3 का भाग पूरा जाता है, तो बेसिकली इसके अंदर रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि 28 × 3 कितना होता है, 84 होता है। बट 9 के केस में क्या होगा कि 9 को अगर 84 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 कितना होता है, 81 होता है, और एक्स्ट्रा में अपने पास में कितना है, 3 है, जो कि रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, अभी सारे के सारे जो डिजिट्स थे उन सब का सम किया है, उसके बाद में हमने आंसर देखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो अभी आपको बताया कि 3 और 9 के जो मल्टीपल्स होंगे उन सबको अपन एलिमिनेट करते चलेंगे। तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन दे रखी है, देखो यहाँ पर 4 + 2 6 होगा, तो 6 है वो 3 का मल्टीपल है। पहले मैं 3 वाले केस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 4 + 2 6 है, 6 है वो 3 का मल्टीपल है, तो इन दोनों को अपन कट कर देंगे। फिर ये 9 डायरेक्ट कट हो जाएगा, ये 9 डायरेक्ट कट हो जाएगा,
और ये 9 डायरेक्ट कट हो जाएगा, ये 3 कट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 8 + 4 कितना है, 12 है, ठीक है। तो 12 है, वो भी 3 का मल्टीपल है, तो ये 4 + 8 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 8 + 4 है, ये 12 है, तो ये दोनों के दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ये 2, ये 2, ये 2, 2 + 2 + 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 है, वो भी 3 का मल्टीपल है, तो ये भी सबके सब कैंसिल हो जाएंगे। हमें इनको इनका जो सम कर रहे हैं इनमें कंसिडर ही नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 8 + 4 कितना हुआ, 12 हुआ, 12 भी 3 का मल्टीपल है, तो ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर अपने पास में बचा क्या है, 2, 2, 2, 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 भी 3 का मल्टीपल है, तो अपने पास में ये भी सबके सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बचा क्या है, 0 बचा ना, वही तो इसका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो नंबर दे रखा होता है उसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए जो 3, अगर 3 से देख रहे हैं हम, तो 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं उन सबको कट करते हुए चलते हैं, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, उनको हम जो सम ऑफ डिजिट्स है उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब बाई चांस अगर यही सेम टू सेम, ये जो सेम टू सेम नंबर था, जो क्या था, 2 3 9 2 4 2 8 2 4 9 8 2 4 9 8 2 4, ठीक है। हमें इसको 9 वाले से चेक करना है ना। तो मैं 9 के लिए फिर से वही कि 9 के जो मल्टीपल्स होंगे उन सबको एलिमिनेट करते चलूंगा। तो 9 एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अभी देखो 2 + 4 6, 6 और 3 9, तो ये तीनों के ये और ये सबके सब कट गए, ठीक है। फिर 4 2 6 8 14 2 16 2 18, 18 है वो 9 का मल्टीपल है, तो ये सबके सब कट गए, ठीक है। फिर अपने पास में 8 8 16 16 और 2 18, तो ये 8 8 16 2 18, ये भी सबके सब कट गए। अभी एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, हाँ। फिर अपने पास में कितना आया, मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है, सॉरी भाई। यहाँ पर 2 2 4 था ना, हाँ, यहाँ पर एक 2 और था एक्स्ट्रा में, ठीक है, वो गलती से मैंने लिखा नहीं था। तो अभी देखो 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 और 2 12, ठीक है। तो अभी 12 है, 12 में हम 9 का भाग देकर देखेंगे, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही 3 हमारे पास में यहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो ये अगर हमें किसी भी नंबर में अगर 3 से या फिर 9 से डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो हम उसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ये उनके कंसेप्ट है, ठीक है। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके हम डायरेक्ट जो क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर, ये कंसेप्ट लगा कि हम डायरेक्ट उनका आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे, अभी हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एक मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा अभी, आपने ये पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, या फिर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, ऐसे भी लिख सकता हूं कि ax + b का होल स्क्वायर इक्वल टू ax का होल स्क्वायर प्लस में b² प्लस में 2abx, ठीक है। अब मान लो कि हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि a + b का होल स्क्वायर है, उसके अंदर a का भाग देना है अपने को, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, उसमें a का भाग देना है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² + 2ab। हमें इस पूरे के अंदर किसका भाग देना है, a का भाग देना है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर ऊपर अगर संख्याएं हैं वो प्लस में लिखी हुई होती हैं और नीचे अगर किसी से डिनोमिनेटर में कुछ नंबर लिखा हो तो सारों के नीचे रहता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a² प्लस में b² प्लस में 2ab अपॉन में a अपॉन में a अपॉन में a, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये a² से a कट जाएगा, ये a से ये a कट जाएगा, बट
इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऐसे फॉर्मेट में अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो, अब सेम टू सेम यही कहानी इसमें होगी। यहाँ से a² है हुआ, उसके नीचे अपन a लिखेंगे तो ये a से यहाँ से एक पावर कट जाएगी a की, यहाँ से ये a से नीचे जो a लिखा हुआ होगा वो भी कट जाएगा, बट b² के नीचे जो a होगा इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इससे कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर है उसको हम मान लो कि इस फॉर्मेट में बना लेते हैं, ठीक है, या फिर इस फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो इन दोनों फॉर्मेट में अगर किसी नंबर को हमने बना लिया तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ चेक किसको करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ b को चेक करना पड़ेगा कि b की पावर जितनी ऊपर यहाँ पर पावर्स दे रखी होंगी उतनी पावर्स के अंदर भाग जा रहा है नहीं जा रहा है किसका, a का। मैं इसको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है 8 की पावर 23 अपॉन में 7, इसको भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो अभी देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 7 + 1 और नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कि पावर कितनी है 23 है। मैंने अभी लास्ट वाले पेज पर आपको बताया था कि a + b का होल स्क्वायर या फिर a + b की पावर n भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, ax + b की पावर n। उसका भी जब हम पूरा का पूरा एक्सपेंशन करेंगे तो जितनी टर्म्स होंगी लास्ट की जो टर्म आएगी वो आएगी b की पावर n। इससे पहले वाली जितनी भी टर्म होंगी उनमें एटलीस्ट एक a तो अपने पास में बाहर कॉमन आ रहा होगा, और अगर हम इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये वाला a इससे कट जाएगा और लास्ट में b की पावर n है उसको हमें a से भाग देकर चेक करना पड़ेगा कि पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है 8 की पावर 23 दी हुई है, तो हमें देखना है कि 8 को हम किस प्रकार से लिखें कि ये 7 के आसपास में चला जाए, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 7 है। ऊपर वाले 8 को हमें a + b की फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 7 + 1 हो जाएगा और नीचे कितना है 7 है। तो अभी मैंने अभी लास्ट वाले में आपको बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ b की पावर n को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 की पावर 23 को कंसीडर करना है, इसमें हमें 7 का भाग देकर देखना है। तो 1 की पावर 23 कितना होगा 1 होगा, 1 के अंदर अगर 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के अंदर 7 का भाग ही नहीं जाता है, ठीक है। तो जो ऊपर लिखा हुआ वही का वही उस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन यूँ बोला होता, यहाँ पर 8 की जगह अगर 9 दिया हुआ था क्वेश्चन में, 9 की पावर 23 है और हमें इसे 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी जो 9 है 9 को हम 7 के आसपास में बनाएंगे, तो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो हम क्या करें कि 9 की कुछ पावर्स को यूज़ ले लें और उसके बाद में हम उसको 7 के मल्टीपल के आसपास में बनाएं, बट हम ऐसे चेक करेंगे पावर 23 दे रखी है तो हम दूसरे वाला जो तरीका है उसको भी काम में लेकर देख लेते हैं। जो अभी मैंने बताया कि ऊपर वाली जो पावर्स हैं उसको हम कैसे यूज़ लेंगे वो मैं अभी आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। इसमें देखो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 7 + 2 की पावर 23 और अपॉन में कितना है 7। फिर से हमें सिर्फ और सिर्फ b की पावर n है उसी को कंसीडर करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 23 है अपॉन में क्या है 7 है। तो अभी देखो ऊपर है, ऊपर 2 की पावर 23 है, नीचे 7 है। अब ऊपर वाला जो बेस है और जो ऊपर में जो ये पावर्स दे रखी है इसमें बेस है ये 7 से छोटा है, इसका मतलब कि हमें 23 जो पावर्स दे रखी है उनको कहीं ना कहीं यूज़ लेना पड़ेगा। तो मैं 2 की पावर n को 2 की पावर n ये जो 2 की पावर 23 है उसको किस फॉर्मेट में लिखूं कि यहाँ पर जो बेस आए वो 7 के आसपास में आ जाए। तो भाई 2 का क्यूब होता है, 2 की क्यूब होती है वो होता है 8 और 8 को हम 7 + 1 लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब अपने पास में टोटल पावर्स कितनी है, हमारे पास में टोटल पावर है वो 23 है। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 लिया। अभी मैं पावर की पावर जब लगाऊंगा तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम
7 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और उसके अलावा अपने पास में कितनी पावर शेष रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 23 दे रखा था, हमें इन 23 जो पावर्स थी इनको आपस में ब्रेक किया, तो ये जो पावर्स की पावर्स लगा रखी हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये कितना था, 3 इंटू 7 होगा, तो ये 21 हो जाएगा। अब बेस के मल्टीपल में दूसरा सेम बेस है तो उनकी पावर वो आपस में ऐड होंगी, ठीक है। तो यहाँ से 3 इंटू 7 21 है, इसके अंदर प्लस में 2 करेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके नीचे में लिख रहा हूँ वापिस वही 7, ठीक है। अभी ये 2 की क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 7 इंटू में 4 अपॉन में 7। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 की पावर 7 अपॉन में 7 इंटू 4। अब देखो यहाँ से अपने को सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करना है, b की पावर n को। b क्या है इस क्वेश्चन में, b है 1, तो 1 की पावर 7 को हम चेक करेंगे, ठीक है। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, तो 1 की पावर 7 है, इसको हम चेक करेंगे, इसको किससे भाग देना है, 7 को। बट यहाँ पर इसके मल्टीपल में कितना है, 4 है, इस 4 को भी हम साथ में यूज में लेंगे, ठीक है। तो 1 की पावर 7 कितना आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 7 से डिवाइड करना है। चूँकि ऊपर जो नॉमिनेटर में जो दे रखी है वैल्यू वो 7 से छोटी है जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो डायरेक्टली रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इस टाइप से आ सकता है जब हमें ये जो ax प्लस बी की पावर n वाला जो कंसेप्ट है ये डबल टाइम इसमें अप्लाई करना पड़े, क्योंकि हमने 7 प्लस 2 वाले में किया, फिर यहाँ पर इन पावर्स को आपस में इधर उधर करके फिर से हमने ये जो 7 प्लस 1 की फॉर्म में इसको बनाया, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 143 है, इसकी पावर है 1001, इसको भाग देना किससे, 28 से, ठीक है। 143 है, इसकी पावर्स दे रखी है 1001 और हमें इसको भाग देना है किससे, 28 से। तो देखो हमें क्या करना है, हमें इस 143 है इसको किसके फॉर्मेट में लिखना है, ax प्लस बी या फिर a प्लस बी की फॉर्मेट में। बट यहाँ पर a प्लस बी की फॉर्मेट में लिखेंगे तो a की वैल्यू तो 28 हो जाएगी, बट b की वैल्यू हो जाएगी वो 115 हो जाएगी, क्योंकि 143 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 115 आएगा। तो 115 भी फिर से एक बड़ी वैल्यू होगी, तो हम इसको किस फॉर्मेट में बनाएंगे, हम इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे ax प्लस बी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो 28 का ऐसा मल्टीपल देखें जो कि किसके आसपास हो, 143 के आसपास हो, तो 28 इंटू 5 होता है 140, ठीक है। तो 28 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यहाँ पर 143 है, अपने पास में आ गया 140, तो एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स्ट्रा में सिर्फ और सिर्फ 3 है, यही 3 अपने पास में इस b की वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 28 इंटू 5 प्लस में 3 की पावर 1001 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। तो भाई ये वही बन गया ax प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ax प्लस बी की पावर n है, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन a से, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ b की पावर n को अपन कंसिडर करेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अपने पास में 3 है, और n की वैल्यू कितनी है, 1001 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 28 से, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 28 से। तो अभी 3 है, फिर से मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि 28 डिनोमिनेटर में है, 3 है ये नोमिनेटर में है। अब नोमिनेटर में जो दे रखा है वो 28 से काफ़ी छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि जो 3 की पावर्स हैं उनको यूज़ लेकर कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो कि 3 की पावर n में कहीं ना कहीं आता है और वो 28 के आसपास में हो। तो जो 3 की क्यूब होती है, 3 की पावर 3 होती है, वो कितनी होती है, 27, और इस 27 को अपन लिख सकते हैं 28 माइनस 1, ठीक है। तो ये वापस उसी फॉर्मेट में बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 की क्यूब है उसको कंसीडर करूँगा। तो अभी
मैंने क्या किया, 3 की पावर 3 को काम में लिया है। अब हमारे पास में पावर्स कितनी है, 1001 है, तो 1001 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 333। 333 को अगर 9 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 आएगा, और उसके एक्स्ट्रा में यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 1001 में से 999 घटाएंगे तो फिर अपने पास में रिजल्ट क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 333 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 999, इसके प्लस में 2 करेंगे तो 1001 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 पावर्स और नीडेड हैं, तो उनको हम साइड में लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें भाग देना है किससे, 28 से। तो अभी मैं 3 की पावर 3 है, इसको लिख सकता हूँ 27। इस 27 को मैं डायरेक्टली 28 माइनस 1 लिख रहा हूँ, और इसकी पावर है 333, और इनटू में कितना है, 9 है, और डिवाइडेड बाई 28। इस क्वेश्चन से भी आप एक और चीज़ सीखने वाले हैं अभी। तो जो अभी देखो यहाँ पर 28 माइनस 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 28 है, बट b की वैल्यू है वो -1 है, क्योंकि इतनी देर हमारे पास में +1 आ रहा था, तो मैं उस प्लस को काम में नहीं ले रहा था, बट अभी क्या है, -1 आया है, तो हम इस माइनस वाले साइन को भी यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में b की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है -1 की पावर कितनी है, 333, और इसके डिवाइड में कितना है, 28, और मल्टीपल में 9 हो रहा है। अब -1 की पावर्स का रूल पता नहीं मुझे, आपको मैंने बताया नहीं बताया, बट -1 की पावर अगर ओड होती है तब उसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, बट -1 की पावर अगर इवन होती है तो उसकी वैल्यू होती है +1। शायद मैंने आपको लास्ट क्लासों में ऐसा कुछ बताया भी होगा। तो यहाँ पर है ना, -1 की पावर दे रखी है, वो क्या है, ओड नंबर है। तो -1 की पावर अगर कोई ओड नंबर होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, हमें डिवाइड किससे करना है, 28 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो -1 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, -9 आएगी, और इसमें डिवाइड करना है 28 से। अब ये नोमिनेटर है, ये 28 से छोटा तो है, बट ये नेगेटिव में है। अब अगर नोमिनेटर है या फिर रिमाइंडर जो भी अपने पास में आ रहा हो, वो अगर जो डिनोमिनेटर है उससे छोटा हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसको इस जो ऊपर नोमिनेटर में जो भी अपने पास में वैल्यू प्राप्त होगी उसमें ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने पर जितनी अपने पास में लास्ट में रिजल्ट प्राप्त होगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, -9 है, तो हम क्या करेंगे, -9 में +28 है उसको ऐड करेंगे। तो 28 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 इसका भाई रिमाइंडर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे मैं कुछ और क्वेश्चन बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ये माइनस वाला थोड़ा और अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। 2 क्वेश्चन लूंगा मैं अभी। एक तो 15 की पावर 1600 अपॉन में 16 ले रहा हूं, और दूसरा क्वेश्चन में ले रहा हूं ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो अभी देखो ये 15 की पावर है 1600 है, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 16 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर यहाँ पर जो नोमिनेटर में जो दे रखा है, जो जिस पावर का बेस है वो, उसको हम क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसके आसपास में हम ax प्लस बी के फॉर्म में उसको बनाएंगे। यही सेम मैं नीचे वाले क्वेश्चन में भी करूँगा। तो यहाँ पर 15 दे रखा, तो 15 को मैं 16 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया है, 15 को 16 माइनस 1 लिख लिया है। इसकी पावर कितनी है, 1600 है ना, और इसको डिवाइड किससे करना है, 16 से। ये जो 123 है इसको मैं लिख सकता हूँ 124 माइनस 1, इसकी पावर है कितनी, 1001, डिवाइड किससे करना है, 124 से। ठीक है, अभी ऊपर हमारे पास में है 16 माइनस 1, ये वापस उसी फॉर्म में आ गया कि a माइनस बी की पावर n,
तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कंसिडर किसको करना है, b की पावर n को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है अपने पास में, -1 है, तो -1 की पावर कितनी हो जाएंगी, 1600 हो जाएगी। इसमें हमें भाग किसका देना है, 16 का भाग देना है, ठीक है। तो -1 की पावर अगर इवन नंबर है कोई तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो -1 की पावर 1600 करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसमें हमें 16 का भाग देना है, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम साथ साथ में पैरेलली लेकर चले तो 124 ये वापस उसी फॉर्मेट में बन गया कि a माइनस बी की पावर n और इसको डिवाइड करना है a से, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है b की पावर n से, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 की पावर कितनी दे रखी है, 1001 और इसको डिवाइड करना है किससे, 124 से। चूँकि -1 है उसकी पावर है वो ओड में दे रखी है, तो ओड नंबर अगर -1 की पावर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, -1 आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, -1 आई। नीचे कितना दे रखा है, 124 दे रखा है। अब देखो इस वाले केस में जो नॉमिनेटर है वो +1 आ रहा है, ठीक है, +1 आ रहा है। तो अगर +1 आ रहा है तो ये डायरेक्टली इसका रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि जो नॉमिनेटर है वो पहली बात तो प्लस में है और दूसरी बात ये है कि वो 16 जो डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उससे छोटा है, यानी जो अंश में जो 1 दे रखा है वो हर से छोटा है और वो पॉजिटिव है, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट इस केस में अगर बात करें तो जो नॉमिनेटर में जो -1 दे रखा है, पहली बात तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव वाले केस में मैंने बताया था कि जो नॉमिनेटर में अगर नेगेटिव दे रखा होता है तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है जिससे हम भाग दे रहे हैं क्वेश्चन में, उसको हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नॉमिनेटर में क्या था, -1 था, इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर में 124 दे रखा था इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 123। अब -1 में अगर जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐड करने पर जो हमारे पास में लास्ट में रिजल्ट आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो एक है वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसका और एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। जैसे हमने लिया एक एग्जांपल कि 7 की पावर है वो कितनी है, 1401। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 400 से डिवाइड करना है। तो हमें इसका रिमाइंडर पूछा है। तो कई बार क्या होता है, इतनी देर हम क्वेश्चन कर रहे थे वो थोड़े इजी क्वेश्चन थे, तो उनमें क्या होता था कि 7 है उसके आसपास में बन जा रहा होता था। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आपको देखने में टफ लग सकती है, क्योंकि 7 की पावर्स हैं उनको हम जनरली जो 7 की पावर 3 है वहाँ तक अपन ध्यान रख लेते हैं, बट उसके आगे की पावर्स वो अपन ध्यान नहीं रखते। तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप एटलीस्ट 50 तक के स्क्वायर हैं वो याद रखें। यहाँ पर 49 का स्क्वायर वो काम आएगा, ठीक है। अभी देखो नीचे दे रखा है वो क्या दे रखा है, 400 दे रखा है। हमें क्या करना है कि जो नॉमिनेटर में जो पावर के बेस में जो वैल्यू दे रखी है वो 7, अब 7 है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम 7 को डायरेक्टली यूज़ नहीं ले सकते हैं। अगर डायरेक्टली यूज़ लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर ax प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा 400 माइनस 393। अब अगर 400 माइनस 393 लिखेंगे तो फिर 393 की पावर्स 4801 को यूज़ लेना पड़ेगा और वो फिर से एक महाभारत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये तो 7 की पावर 1 से जो खेल हो रहा था कि 7 को अगर यूज़ लेंगे तो 400 माइनस 393 यूज़ लेंगे, ठीक है। बट अगर 7 का स्क्वायर यूज़ मिले अपन तो वो कितना आएगा, 49। अब अगर मैं यहाँ पर 49 की पावर 2400 लिखूँ और इंटू में 7 लिख दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, इस 49 को मैं कैसे बनाऊंगा, इस 49 को मैं बनाऊंगा 400 माइनस में 351। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो b की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, -351 आएगी। -351 की पावर में वापस जो जितनी पावर्स बन रही होंगी 2400 उसको बनाऊंगा तो ये फिर से बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। फिर इससे आगे चलूँ
इसका मतलब कि 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2 है, ये दोनों के दोनों अपने लिए काम की नहीं है। फिर मान लो कि मैं चलूँ कि 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है, ये कितना होता है 343 होता है, ठीक है। अब 343 है, 343 मान लेते हैं कि भाई 400 के आसपास में तो आया, बट ये फिर भी 400 और 343 है, इसका डिफरेंस है वो कितना है 57 है, जो कि फिर भी एक थोड़ा बड़ा नंबर तो है, इससे भी हम काम नहीं चला सकते। तो हम क्या करते हैं 7 की पावर 4 को देखते हैं। अब जो 7 की पावर 4 होता है वो होता है भाई 49 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2401। अब देखो ये जो 2401 आया है ये 400 के मल्टीपल के आसपास में हमें दिख रहा है, क्योंकि 400 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 400 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2400 आता है, और अपने पास में क्या दे रखा है 2401 दे रखा है। तो मैं इस 2401 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2400 प्लस में 1 लिख सकता हूँ। तो ये a प्लस बी की फॉर्म में आ गया, जहाँ पर जो नीचे इसको 2400 प्लस में 1 लिखा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 400 इंटू 6 प्लस में 1, क्योंकि 400 इंटू 6 कितना था 2400 था। अब ये क्या हो गया, ये इस फॉर्मेट में हो गया है ax प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 400, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखी है नीचे जो डिनोमिनेटर में a, ठीक है। तो अब हम इसकी पावर ax प्लस बी की पावर n को a से डिवाइड करना है, ये हमारे लिए क्वेश्चन हो गया अभी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है अभी कि 400 इंटू में 6 प्लस में 1 की पावर। अब देखो मैंने यहाँ पर 7 की पावर कितनी कंसीडर की है, 4 पावर कंसीडर की है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जितना भी नंबर है ये 7 की पावर 4 है वो कंसीडर कर रहा है। अब मैं किससे इसकी पावर क्या लगाऊं यहाँ पर कि वो 2400 के आसपास में आ जाए। तो भाई 600 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा में हमारे पास में क्या बचेगा, ओनली 1 पावर बचेगी, तो उसको हम क्या लिख देंगे, साइड में लिख देंगे 7 की पावर 1, ठीक है। तो अभी हमें इसको भाग देना है किससे, 400 से भाग देना है, ठीक है। तो अब देखो ये 400 है, ये वापस उसी फॉर्मेट में आ गया। मैं यहाँ पर 600 लिख देता हूँ, इस ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ। तो ये क्या आ गया है, ax प्लस बी की पावर n अपॉन में a आ गया है। तो हमें इस वाले केस में क्या करना है, b की पावर n को कंसीडर करना है सिर्फ। तो b की वैल्यू क्या है, प्लस में 1 है, और इसकी पावर्स कितनी है 600 है, और मल्टीपल में क्या है इसकी 7 है, क्योंकि 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको भाग देना है किससे, 400 से। और 1 की पावर 600 है, पहली बात तो यहाँ पर +1 है, तो +1 में तो कोई देखना ही नहीं कि पावर इवन है या ओड है। तो 1 की पावर 600 है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 7 से, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 7 आएगा। नीचे में 400 है। अब जो नोमिनेटर में दे रखा है वो क्या है, वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से छोटा है। तो अगर नोमिनेटर में जो दे रखा है वो अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से अगर छोटा हो तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो नोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको अभी बताया है कि ax प्लस बी की पावर n, इसको अगर हम a से डिवाइड करें तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि b की पावर n है वो a से डिविजिबल है या नहीं है, बस यही चेक करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ b की पावर n को a से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी जो रिमाइंडर जो आ रहा होगा अपने पास में उसी को हमें है अपना फाइनल आंसर कंसीडर करना है, ठीक है। अब आपने कुछ और प्रॉब्लम्स देखी होंगी जिनमें मान लो कि ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ हो a की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जो a प्लस बी की पावर n वाला बताया, वैसे में कुछ n की वैल्यूज रखकर इनका एक्सपेंशन करके बताता हूँ, उसके बाद में हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे।
तो देखो सबसे पहले क्या होता है, a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये सारी की सारी जो इक्वेशंस लिख रखी है मैंने, ये कुछ को आती नहीं होंगी, बट मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप ये एटलीस्ट 4 इक्वेशन हैं, इनको तो हमेशा याद रखें, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ होते हैं। इसमें ऊपर वाली इक्वेशन है उसकी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि a माइनस ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 है, वो a माइनस बी होगा, ये तो सीधी सी बात है। बट ये जो 3 इक्वेशंस हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखें। इसके अलावा मैं कुछ और इक्वेशंस भी लिख दूँ कि a प्लस बी की पावर 2 होती है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके अलावा a प्लस बी की पावर 3 होता है, वो होता है a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ab। इसको हम दूसरे वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। नहीं, इसको ये नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में 3a प्लस बी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर a माइनस बी का होल क्यूब होता है, उसको कैसे लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab प्लस में a माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, एक ये वाली इक्वेशन है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इनको नोट डाउन कर लेना इन सब चीज़ों को। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था ये वाले जो चीज़ें थी इनको अभी आप अभी इन चीज़ों को कैसे यूज में लेंगे। देखो a माइनस ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 था, इसको लिख रहे थे a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसको लिख रहे थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, उसको लिख रहे थे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। और a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 था, उसको लिख रहे थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर से ऑड हो चाहे इवन हो, यहाँ पर हमेशा एक फैक्टर है वो तो कॉमन आ रहा है, क्या है वो, a माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर a की पावर n माइनस बी की पावर n लिखूं तो उसमें एक फैक्टर तो ये होगा ही होगा a माइनस बी, और बाकी और यहाँ पर कुछ भी लिखा हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। भाई कंडीशन ये है कि जो a की पावर n माइनस बी की पावर n है उसमें n है वो एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो इवन नंबर ही हो या फिर ऑड नंबर हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि वो इंटीजर होना चाहिए और इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n के फॉर्म में अगर हम किसी को लिख रहे हैं तो उसमें a माइनस बी है वो हमेशा एक फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, मैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने लिखा है 4 की पावर 3 माइनस में, थोड़ा अच्छा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 7 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3 है। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट वाला देखा
इस वाले के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये a माइनस बी से डिविजिबल होना ही होना चाहिए। अगर ये a माइनस बी इसका एक फैक्टर है तो a माइनस बी से ये डिविजिबल होना चाहिए, ये मस्ट रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी इसको हम चेक करते हैं कि भाई ये वाला जो मैं अभी कंसेप्ट बता रहा था ये a माइनस बी से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिया है a की वैल्यू कितनी ली है 7, b की वैल्यू ली है 2 और n की वैल्यू है वो 3 है। तो हमारे पास में a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आएगी। तो इनका जो भी वैल्यू इनका जो भी रिजल्ट होगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 7 की पावर 3 है 7 की पावर 3 है वो कितना होता है 343, माइनस में 2 की पावर 3 है वो कितना होता है 8 है। तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 335। अब भाई 335 है, 5 का मैंने आपको रूल पढ़ा रखा है कि अगर लास्ट का डिजिट है वो या तो 5 हो या फिर 0 हो तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 335 है, ये 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि a की पावर n माइनस बी की पावर n है वो हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ठीक है। मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। a की पावर n माइनस बी की पावर n है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी, ठीक है। वेयर n is n is a पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो a की पावर n माइनस बी की पावर n है वो हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। फिर हम अभी लेते हैं a की पावर n प्लस में b की पावर n, बट इसके लिए लास्ट वाले में मैंने देखा कि a की पावर n माइनस बी की पावर n था, उसमें क्या था, उसमें a माइनस बी से डिविजिबल हो रहा था हमेशा, चाहे वो n जो वैल्यू था वो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। बट हम a की पावर n प्लस में b की पावर n लेंगे तो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन वो कैसे क्रिएट हुई वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मान लो कि मैंने a की पावर 1 प्लस में b की पावर 1 लिया, तो इससे वैल्यू क्या आई अपने पास में a प्लस बी। फिर मैंने क्या लिया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर लिया। अब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर लिया ना, यहाँ से देखो अपने पास में कोई ऐसा फैक्टर नहीं आ रहा है जो मतलब a प्लस बी है, a प्लस बी के फॉर्मेट में कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से हमारे पास में a प्लस बी है वो कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैं आगे चला a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें फिर से अपने पास में क्या आ जाएगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया a प्लस बी, वापिस एक फैक्टर आ गया, ठीक है। अभी मैं इसके आगे चलूँ कि a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4, तो इसमें फिर से भाई जब पावर इवन हो रही है तब अपने पास में a प्लस बी और फैक्टर के रूप में नहीं आएगा। तो ये इसको हम अगर लिखें, देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो a प्लस बी फैक्टर के रूप में आ रहा है, बट इस माइनस 2ab में a प्लस बी है ही नहीं, तो फिर इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब अपन एक्सपेंड करते हैं तो फिर यहाँ पर a प्लस बी है वो फैक्टर के रूप में नहीं आता है। वैसे सेम सिचुएशन में जब a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 है, उसको जब अपन देखते हैं तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की पावर 2 माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसमें यहाँ से अपने पास में फैक्टर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट इसको फिर से अपने को खोलना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab का पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में a प्लस बी है वो फैक्टर के रूप में नहीं आएगा। तो आपको डायरेक्टली यही ध्यान रखना है कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n दे रखा हो तो उस टाइम पे
जब पावर है वो ऑड नंबर हो रही है तब हमारे पास में हमेशा a प्लस बी है वो फैक्टर के रूप में आएगा। और अगर इसका a प्लस बी एक फैक्टर है तो इसका मतलब है कि भाई ये जो नंबर है a की पावर n प्लस बी की पावर n, जब यहाँ पर n की वैल्यू है वो ऑड नंबर दे रखी होगी तो ये हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, हम इसके कुछ उदाहरण लेके अभी चेक करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 4 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3। एक एग्जांपल में इवन नंबर वाला ले रहा हूँ, यही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो 4 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 सॉरी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर पावर्स क्या है, वो है ऑड नंबर है, इसमें इवन नंबर है। तो ऑड नंबर वाले केस में मैंने आपको बताया कि a प्लस बी से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया है। तो इसका मतलब ये वाला 6 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका हम देखेंगे यहाँ पर भी a प्लस बी की वैल्यू है वो कितनी है 6 है, तो ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इस कायदे से जो अभी हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग ये 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो 4 की क्यूब होता है वो कितना होता है 64 होता है। 2 की क्यूब होता है वो होता है 8, तो 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 में अगर 6 का भाग देंगे तो 12 बार जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है 0 बचता है। इसका मतलब कि ये 4 क्यूब प्लस 2 की क्यूब है, ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 16 प्लस 4 कितना है 20 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो भाई रिमाइंडर यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 6 इंटू 3 होता है 18 और इसके एक्स्ट्रा में है यहाँ पर 2, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमने अभी इन दोनों एग्जाम्पल से देख लिया कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ हो जहाँ पर अगर n की वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर तो होना ही चाहिए, बट अगर n की वैल्यू है वो अगर ऑड नंबर है तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा, बट अगर ये इवन नंबर है तो ये फिर a प्लस बी से डिविजिबल होगा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, a की पावर n प्लस b की पावर n है is always divisible by a plus b where n should be an odd इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n है वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा अगर जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दूसरी कंडीशन ये भी है कि वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ और चीज भी देखते हैं। जैसे मान लो कि 4 नंबर है A, B, C और D, ये 4 नंबर है, इनकी पावर है वो सबकी सेम दे रखी है n n n n, इन सबको प्लस कर रखा है। तो ये पूरा का पूरा नंबर है, ये हमेशा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर है, ये हमेशा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके लिए भी सेम कंडीशन है, इसके लिए भी कंडीशन यही है कि यहाँ पर n है वो एक ऑड नंबर होना चाहिए।
और वो जो पॉजिटिव इंटीजर वाला केस है वो तो इन सब क्वेश्चंस में अपने आप ही एप्लीकेबल होगा, बट n है, अगर n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तो फिर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n है, ये a प्लस b प्लस c प्लस d से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, फिर इनके क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो हम चेक करेंगे। जैसे मान लो कि मैं 3 की पावर 3 है प्लस में 5 क्यूब ले रहा हूँ प्लस 4 क्यूब ले रहा हूँ प्लस में 6 क्यूब ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब कायदे से ये 3 प्लस अब देखो क्वेश्चन जो हमने भी फॉर्मेट सीखा उसमें क्या था कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n है, वो a प्लस b प्लस c प्लस d से डिविजिबल होगा। कंडीशन क्या है कि जब n की वैल्यू है वो ऑड नंबर दी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में अपने पास में नंबर जो पावर है वो क्या दी हुई है, ऑड नंबर दी हुई है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 से डिविजिबल होना चाहिए। इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये जो इनका जो वैल्यू है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, वो 18 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, तो भाई मैं एक बार उनकी वैल्यूज़ आपको सोल्व करके और एक बार बताता हूँ कि 18 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, प्लस में 5 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 125 होता है, 4 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 64 होता है, और 6 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 216 होता है। हम अब इन सबको ऐड करेंगे, 216 में अगर 64 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। इधर हम 125 को 27 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 432 हो जाएगा। ठीक है, अब 432 है वो 18 से डिविजिबल होना चाहिए। कंसेप्ट यही है कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n है, वो a प्लस b प्लस c प्लस d से डिविजिबल होना चाहिए। बस कंडीशन ये है कि n है वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन सब का सम निकाला, 432 है। 432 को देखते हैं कि ये 18 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 इंटू 2 कितना होता है, 36, माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा, यहाँ से 2 आया, तो 18 इंटू 4 कितना होता है, 72 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब कि ये जो पूरा का पूरा इसकी वैल्यू है ये 18 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने अभी जो क्वेश्चन लिखा है इसको ऐसे लिख देता मैं, 71 की पावर 71 प्लस में 82 की पावर 71 प्लस में 9 की पावर 71 प्लस में 13 की पावर 71। इसको मैं 4 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये किस किस से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये किस किस से डिविजिबल होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस में अलग अलग दिए हुए आ सकते हैं, मैं भी ऑप्शन बनाऊंगा जब हम इसको चेक करेंगे कि किस किस से हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ रही है। देखो भाई अभी मैंने जो आपको बताया था उसमें क्या था कि a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n है। तो इन ये जो पावर n है, n क्या है, n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कायदे से क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिविजिबल होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है, 74 प्लस 82 प्लस 9 प्लस में 13। इन सब का सम करेंगे तो 13 प्लस 9 कितना होता है, 22। 22 में 82 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। 104 में 74 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 178 हो गया। तो अब ये पूरा का पूरा है, ये 178 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो अगर ये 178 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 178 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 89 आएगा। ठीक है, अब ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, 89 से भी होना चाहिए और 178 से भी होना चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस कोई नंबर है वो 178 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके जो फैक्टर्स हैं उनसे भी वो डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ पर 89 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। अब इसके ऑप्शन कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, ऑप्शंस इसके ऐसे आ सकते हैं कि
ये जो नंबर है, ये पूरा का पूरा जो नंबर है, ये किस किस से डिविजिबल होगा? इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा होगा कि किस से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ सकता है कि ओनली 89, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ सकता है कि ओनली 2 and 89, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ सकता है सी कि ओनली 89 and 178, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ सकता है कि 289 and 178। तो अभी हमने देखा कि ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 89 से भी डिविजिबल है, ये 178 से भी डिविजिबल है। तो अगर ये किस किस से विभाजित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि 178 है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे a की पावर n माइनस b की पावर n वाला था, फिर बाद में a की पावर n प्लस b की पावर n वाला था, जहाँ पर n है वो ओड पॉजिटिव इंटेजर होना चाहिए। फिर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n है, ये a प्लस b प्लस c से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए कंडीशंस था कि n है, n एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए और वो ओड होना चाहिए, ठीक है। तो इनके कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।